Hey guys, welcome back to my channel EduFreak, and here we are back with another video. So I thought let's make one more video on the subjective question of chapter 1 because any number of question you practice for your exam is less, and the more you'll practice the more you'll get comfortable with questions and आपको पेपर में टैकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी. तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा करो. आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जितने भी NCERT से करना है, कहीं से भी करना है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ओके, एंड कोशिश करना, मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, केस स्टडी देख के आप अपना आंसर कम से कम गेस कर पाओ, क्योंकि उसके बाद आप लिख खुद से लोगे, बट अगर आपने गेस ही रॉन्ग करा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू विद आवर पार्ट 2, एंड ऐसी और पार्ट्स में लेके आती रहूँगी. बट अब इसके बाद नेक्स्ट तो MCQ की वीडियो आएगी पहले, एंड उसके बाद आगे के चैप्टर्स की. इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस तो मेरे को बता देना कमेंट में. आपको जो भी और जिसके पार्ट्स चाहिए होंगे मैं डालती रहूँगी साथ साथ. सो वी कैन डू एज पर योर रिक्वेस्ट, सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल. तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं पढ़ना. So, Jaya owns a small bakery. She started producing sugar-free cakes after receiving requests from customer. तो customer की जैसे जैसे request आई उसने sugar-free cakes बनाने शुरू कर दिए. She trained her workers, arranged raw material and completed the work within time. उसने raw material arrange करा, training दी, and उसने अपना काम time पे complete किया. As a result, customer satisfaction increased and profits improved. तो customer satisfaction भी बढ़ा, उनके profits भी increase हुए. एंड इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हेयर. तो कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक इसमें हाईलाइट हुआ है, एंड हाउ मैनेजमेंट अचीव्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड के बारे में बात की जा रही है. क्योंकि इसमें गोल ओरिएंटेड हमें कैसे पता चला, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड थी कि उन्हें शुगर फ्री केक्स चाहिए, तो उन्होंने उस डिमांड को समझा एंड वैसे केक्स बनाए जिससे उनके प्रॉफिट्स इम्प्रूव हुए. सो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इट फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन. ये आप बता के आ सकते हो. उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कैसे अचीव करी. तो उन्होंने केक्स प्रोड्यूस करे एज पर कस्टमर डिमांड, दैट इज इफेक्टिवनेस. कि ऑन टाइम काम हुआ है, एज पर डिमांड उन्होंने डिमांड के हिसाब से केक्स प्रोड्यूस करे हैं. एंड एफिशिएंसी कैसे, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्लानिंग दी गई है टू मिनिमाइज वेस्टेज, टू मिनिमाइज कॉस्ट. सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट शी वॉज एफिशिएंट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर इन अ टेक्सटाइल कंपनी. He ensures that workers meet production targets, maintains quality standards, and report daily progress to the production manager. तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे आपने इस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना, ठीक है. वो आपसे हमेशा जब भी पूछेंगे कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद उससे आपकी ड्यूटीज़ भी पूछेंगे कि इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं. तो ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कुछ भी लिख के आ सकते हो. लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ऑल वर्क्स. तो इसके बाद हमें इसके फंक्शंस बताने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है, ड्यूटीज़. तो आप कोई भी 2 लिख के आ सकते हो. क्या क्या लिख सकते हो कि दे मेंटेन क्वालिटी, रिड्यूस वेस्टेज, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्कर करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सुपरवाइज करता है. तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, ठीक है. कोई भी 2 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी कंपनी मॉडिफाइड इट्स पैकेजिंग टू इको फ्रेंडली मटीरियल्स आफ्टर गवर्नमेंट रेगुलेशंस अबाउट प्लास्टिक यूजेज. तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ गए कि प्लास्टिक यूजेज को बैन करना है या उसको रेगुलेट करना है. दैट्स वाई your company decided to go for eco-friendly materials. It also trained delivery staff to handle new packaging. क्योंकि न्यू पैकेजिंग थी तो उन्होंने अपने डिलीवरी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी कि हाउ यू हैव टू हैंडल दीज. एंड इसमें हमसे पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है. मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं उसकी वजह से मैनेजमेंट हमें चेंज करते रहना होता है. एंड वाई इज दिस कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट. तो आप इसके क्यों क्या लिख के आओगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कि इट हेल्प्स अस टू अडेप्ट
to the changing environment. तो इसका आंसर भी देख लेते हैं. Management is a dynamic function and it helps the organization to adapt to the changing environment. हम अगर डायनामिक नहीं रहेंगे तो हम चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट भी नहीं कर पाएंगे एंड वी विल फेल, आवर कंपनी विल फेल. सो इसीलिए यही इसकी इंपॉर्टेंस है. चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A startup successfully launched a new app in the market by using proper planning, coordination, and training. It reduced cost, improved teamwork, and achieved its launch goals. Which importance of management is reflected? Write any 2 benefits achieved. तो कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की इधर बात की जा रही है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि हमने प्रॉपर प्लानिंग करी, कोऑर्डिनेशन करी, ट्रेनिंग करी, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कोई भी 2 बेनिफिट्स लिख के आने हैं, तो कोई भी लिख के आ सकते हो. रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव टीम वर्क, ये तो इन्होंने केस स्टडी में से ही उठाया हुआ है, तो आप खुद से भी कुछ भी लिख के आ सकते हो. एनी बेनिफिट, कोई भी जो आपको आते हो. बाकी डायरेक्टली केस स्टडी से अगर आपको मिल जाएंगे तो इट विल हेल्प यू, आपको रिटेन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आप उसमें से भी लिख सकते हो. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है. Riya started a small coaching institute for class 11 and 12 students. She noticed that although she had good teachers and sufficient study material, institute was not performing well. तो उसने क्या नोटिस करा? Even though she had good teachers, good quality of study material, but still उनका coaching center perform नहीं कर रहा था. So after reviewing the situation, she fixed clear targets for admission, assigned specific duties to teachers, motivated them by offering incentives and regularly checked students' performance. तो उन्होंने क्या किया? रिव्यू करा, मोटिवेट करा टीचर्स को, स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन करी, इंसेंटिव्स दिए, रेगुलर चेक करा स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस. तो ये क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस. तो क्या क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमें पता चल रहा है? सबसे पहले मोटिवेटेड देम से हमें देख के क्या पता चल रहा है? डायरेक्टिंग. ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन करा, मोटिवेशन डायरेक्टिंग में आता है. उसके बाद उसने रिव्यू करा, आप कंट्रोलिंग भी लिख के आ सकते हो, रिव्यू हम हमेशा कंट्रोलिंग में करते हैं. उसके बाद असाइन करी स्पेसिफिक ड्यूटीज. तो असाइन कब करते हैं हम स्पेसिफिक ड्यूटीज? कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये? ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, एंड उसके बाद क्या है? क्लियर टारगेट्स उन्होंने फिक्स करे. तो फिक्सिंग क्लियर टारगेट, स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ये सब कौन से फंक्शन का पार्ट है? प्लानिंग. तो आप कोई भी एनी 3 लिख के आ सकते हो. ठीक है, एंड उनको एक्सप्लेन करके आना है. तो देख लेते हैं. प्लानिंग, रिया फिक्स क्लियर टारगेट्स फॉर एडमिशन विच शोज डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे, स्ट्रैटेजी फॉर्म करी, ये प्लानिंग का पार्ट है. उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. शी असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज टू टीचर्स इंश्योरिंग प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. उन्होंने प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करा, एक एक टीचर को ड्यूटीज असाइन करी. उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टिंग. शी मोटिवेटेड टीचर्स बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. तो उन्होंने टीचर्स को मोटिवेट करा इंसेंटिव्स दे दे के, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए. कंट्रोलिंग भी लिख के आ सकते हो, नो इशू एट ऑल. एंड स्टाफिंग तो इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इन्होंने कुछ टीचर्स को जॉब पे रखा नहीं है, तो स्टाफिंग नहीं आएगा, बट आप कंट्रोलिंग लिख सकते हो, इट वर्क्स. एंड दैट्स ऑल विथ टुडेज वीडियो. एंड आई होप आपको ये छोटे छोटे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो पा रही है. एंड मैंने पहले भी बोला है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो, चाहे MCQs कर रहे हो, केस बेस कर रहे हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी. पेपर में उतना ही आसान होगा जितने यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. जितनी यहाँ गलतियाँ करोगे उतनी गलतियाँ वहाँ कम होंगी. एंड अभी तो टाइम है, पेपर से 1 मंथ पहले आप मॉक भी सॉल्व करके देख लेना, ताकि आप विद इन टाइम लिमिट आपको पता हो कि कितना टाइम लेना है आपको किस क्वेश्चन में, एंड कितना कंटेंट आपको लिख के आना है. कि कंटेंट वाइज आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. बट अभी नहीं, अभी हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम साथ साथ स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे कैसे आपको और अपनी रिवीजन को इफेक्टिव बनाना है, कैसे आपको 100 on 100 स्कोर करने हैं. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको ऐसे और वीडियोज़ चाहिए, मैं और पार्ट्स बना दूंगी. आई हैव n नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एंड ऐसे ही अब मैं MCQ की वीडियो बनाऊंगी, फिर हम MCQ के केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग. बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, रोज़ थोड़ी थोड़ी देर देंगे, अपने आप हमारा कंसिस्टेंट रहेगा
इस सब्जेक्ट में, और हम भूलेंगे नहीं। बस रोज़ थोड़ा सा टाइम आपको देना है इस सब्जेक्ट को। एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग, एंड दैट्स इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगी यू वोंट नो। सो थैंक यू।